स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से संभवी आईएएस परिवार में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी प्री 2026 का प्रयास बैच जो कि 1 अगस्त से प्रारंभ हुआ था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की जनजातियां, जो हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 10वीं यूनिट है, उसको इसकी शुरुआत की थी। इस क्रम में हमने सबसे पहले जाना था मध्य प्रदेश की जनजातियों का परिचय। उसके बाद हमने भील जनजाति को कवर किया था। उसके बाद गौड़ जनजाति को हमने कवर किया था। इसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति कोल जनजाति के बारे में। तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर पीछे, यह है मध्य प्रदेश की कोल जनजाति का चित्र है। कोल जनजाति को हमको विस्तार से देखना है। इसी क्रम में हम देखने वाले हैं कोल जनजाति का जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक पक्ष है, कोल जनजाति का धार्मिक पक्ष, कोल जनजाति का भौगोलिक विस्तार और कोल जनजाति की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं और इनसे मिलते जुलते जो तथ्य हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, तो यहाँ पर उनको समाहित किया गया है। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति कोल जनजाति के बारे में। तो कोल जनजाति से संबंधित कुछ आधारभूत यहाँ पर तथ्य लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हम उनको जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे पहली जो बात इसमें लिखी हुई है, कोल जो है मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। तो इसके पहले हमने जो पढ़ा मध्य प्रदेश की 2 बड़ी जनजातियां, जिसमें पहली जो हमने जनजाति पढ़ी थी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो यह भील जनजाति है, जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। और भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है हमारी भील जनजाति। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति, तो ये है गौड़ जनजाति। इसको भी हमने विस्तार से कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, है ना, तो उसको यूट्यूब में हमारी जो प्लेलिस्ट है संभवी आईएएस की, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो गौड़ जनजाति को भी हमने वहाँ पर विस्तार से कवर किया गया है और उससे संबंधित जो भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको वहाँ पर समाहित किया हुआ है। तो गौड़ जनजाति के बारे में 2 बातें आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, नाम है गौड़ जनजाति, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इसी क्रम में जो हमारी कोल जनजाति है, यह मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। और इसका जो भौगोलिक विस्तार है, यह कहाँ पाई जाती है, तो आप देखेंगे जो हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है, वहाँ पर पाई जाने वाली यह प्रमुख जनजाति है। देखिए यहाँ पर कुछ बताया हुआ है, एक मैप बना होगा आगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो जनजातियों, मध्य प्रदेश की जनजातियों का ये भौगोलिक वितरण दिया हुआ है ना। तो इसको भी अपन ने परिचय में जाना था कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है हमारा, वहाँ पर मिलने वाली जो सबसे प्रमुख जनजाति है वह कौन है, तो वह भील जनजाति है। भील की उपजाति भिलाला है। उसके अलावा बंजारा जनजाति है। तो ये तो है हमारे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ पर रहने वाली जनजाति। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हमारी कोल जनजाति। तो कोल जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है ना। इसका विस्तार की बात करें हम, तो आपको जो बघेलखंड क्षेत्र है हमारा, ठीक है, मुख्य रूप से जो बघेलखंड क्षेत्र है ना, यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, जिलों की हम बात करें तो सीधी, सिंगरौली, है ना, उमरिया, रीवा, सतना वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। बात करें इसकी जनसंख्या की, तो लगभग जो कोल जनजाति है इसकी जनसंख्या है 11 लाख के आसपास है। ठीक है, 11 लाख लगभग इसकी जनसंख्या है। जो कुल जनजाति जनसंख्या का कितना है, तो लगभग 7.6%, या मोटा मोटा देखा जाए तो 8%। तो यहाँ पर आपको 2-3 तथ्य कोल जनजाति से संबंधित याद रखना है। पहला तथ्य ये याद रखना है कि कोल जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। मुख्यतः इसका जो निवास है, या जो संकेंद्रण पाया जाता है, वो बघेलखंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, बात करें हम जिलों की, तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, है ना, इस वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है, जिसकी कुल जनसंख्या कितनी है, तो वो है 11 लाख, है ना। जो मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का कितना है, तो वो है 7.6%, या मोटा मोटा देखा जाए तो आप 8% भी मान सकते हैं, है ना। तो 8% के लगभग क्या है इनकी जनसंख्या पाई जाती है। और जो अन्य जनजातियां हैं तो उनको भी यहाँ पर समाहित किया हुआ है, तो एक बार देख लीजिए आप, है ना। उत्तरी मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजाति है वो है शहरिया जनजाति, जो कि हमारे चंबल संभाग, भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाले क्षेत्र में, है ना। इसके अलावा ग्वालियर संभाग, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, है ना, अशोकनगर, दतिया वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। इसके अलावा शोर और सोर भी यहाँ पर
मिलने वाली प्रमुख जनजाति हैं। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना की बात करें तो यहाँ पर कोंदार और खैरवार जनजाति देखने को मिलती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो कोल जनजाति, इसके अलावा पनिका, उराव और कंवार जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती हैं, है ना। तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजाति हैं। बैगा की बात करें तो हमारा जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है ना, ये महाकौशल वाला क्षेत्र है, जिसमें मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सीवी, शिवनी, है ना, और जबलपुर वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मिलने वाली जो प्रमुख जनजाति है वो है हमारी बैगा जनजाति, है ना। और बैगा क्या है, तो मध्य प्रदेश की विशेष जो 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, भारिया, शहरिया, उनमें से एक है। ठीक है। वहीं बात करें गोंड की, तो गोंड का भी संकेंद्रण जो हमारा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, आपको पता ही होगा गोंडवाना के नाम से जाना जाता है जब, है ना। तो ये वाले क्षेत्र में गोंड जनजाति का संकेंद्रण मिल जाएगा, है ना। और लेकिन जो गोंड जनजाति है ये तो आपको नर्मदा घाटी के दोनों तरफ विंध्याचल और सतपुड़ा वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। ठीक है। बात करें भारिया जनजाति की, तो छिंदवाड़ा, जबलपुर वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। ये भी हमारी 3 जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, है ना, मध्य प्रदेश की, बैगा, भारिया, शहरिया। ठीक है, तो उनमें से एक है। ठीक है, इसका जो संकेंद्रण है ना, या ज्यादा जो जनसंख्या कहाँ देखने को मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको जबलपुर और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में, है ना। छिंदवाड़ा में मुख्य रूप से जो तामिया मिलोक है, इनका पातालकोट वाला क्षेत्र है, वहां पर देखने को मिलेगी। बात करें कोरकू जनजाति की, तो कोरकू आपको जो है, जो नर्मदापुरम संभाग है ना, होशंगाबाद संभाग, जिसमें हरदा, बैतूल, है ना, ये वाले क्षेत्र आते हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको देखने को मिल जाएगी हमारी कोरकू जनजाति। वहीं बात करें पारधी जनजाति की, तो ये भोपाल संभाग वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी, है ना। तो ये जनजातियों का भौगोलिक विस्तार है, इनको भी हमने परिचय में जाना था। अभी आप केवल इतना याद रखिए कि जो कोल जनजाति है हमारी, वह पूर्वी मध्य प्रदेश में निवास करती है, मुख्यतः बघेलखंड वाले क्षेत्र में, है ना। जो कितनी है, जिसकी जनसंख्या कुल जनजाति जनसंख्या का 8% है ना। कितनी आबादी है, तो वो लगभग 11 लाख के आसपास इनकी आबादी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस जनजाति से संबंधित कुछ अन्य बातों पर, है ना। तो ये क्या है, मुंडा जो समूह है हमारा, है ना, मुंडा जो जनजाति समूह है ना, उससे इसका संबंध है ना। वैसे इसकी उत्पत्ति बताई जाती है ऑस्ट्रिक परिवार से। ठीक है, इसकी जो प्रजाति है ना, वो कौन सी प्रजाति है, तो वो है ऑस्ट्रिक प्रजाति, है ना। और जो मैक्स मूलर है, मैक्स मूलर ने इनको क्या कहा है, तो कोलेरियन कहा है ना। तो ये तथ्य भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना, कि किस विद्वान ने कोल जनजाति को कोलेरियन शब्द से संबोधित किया है, तो याद रखिए आप, है ना, उन व्यक्ति का नाम क्या है, मैक्स मूलर है ना। मैक्स मूलर ने इनको क्या कहा है, कोलेरियन कहा है। ठीक है, प्रजाति क्या है इनकी, तो ऑस्ट्रिक प्रजाति है। ठीक है, बात करें देखिए अन्य जनजातियों की यहीं पर हम, ठीक है, तो हमने आपको बताया था जब अपन भील जनजाति पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों में जैसे हमने भील जनजाति को पढ़ा था, तो भील जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, तो ये थी हमारी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। वहीं हमने बात की थी गोंड जनजाति की थी। ठीक है, तो गोंड जनजाति को भी कई विद्वानों ने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड बताया है और कुछ ने द्रविडियन भी बताया है। ठीक है, द्रविडियन। ठीक है, तो द्रविडियन और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, दोनों ही बताया है। ठीक है, गौड़ के अलावा जो बैगा जनजाति है हमारी, ठीक है, तो बैगा को भी कहा जाता है। ये भी कैसा है, तो बैगा जो है गौड़ की ही उपजाति है। तो अगर गौड़ द्रविडियन है तो बैगा भी अपने आप क्या हो जाएगी, द्रविडियन हो जाएगी, है ना। तो इसको भी याद रखिए आप, द्रविडियन। ठीक है, द्रविडियन। ठीक है, ये भी हमारी क्या होगी, द्रविडियन हो गई। और आज जो हमने पढ़ी है कोल जनजाति, तो कोल कौन है, तो कोल है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से इनका संबंध है, ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, प्रजाति से इनका संबंध है। तो ये 2-3 तथ्य और आप यहीं पे साथ में, ठीक है, याद रखिए। ठीक है, मुंडा भाषा परिवार क्या है, से इनका संबंध है। ठीक है, इनके द्वारा जो बोली जाने वाली बोली है, ठीक है, वो मुंडारी बोली जाती है ना। बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ये क्या थे, कोल जनजाति से संबंधित कुछ आधारभूत तथ्य थे, है ना। यहीं पे एक बात और आपको याद रखनी है, जो कोल शब्द है यह मुंडा भाषा परिवार का शब्द है ना, मुंडारी भाषा का, है ना। मुंडारी जो बोली है या भाषा है उसका शब्द है ना। जो जिसका जो मेन ओरिजिन हुआ है वो हुआ है हर से, हर, या इसी के होर, है ना, या इसी को कहा गया है कोर, है ना। कोर से क्या आ गया, तो कोर से बन गया कोल, है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मानव। तो हर, होर या कोर, है ना, इसी से क्या बन गया है, इसी से बन गया है एक शब्द जिसका नाम है कोल।
ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मानव। तो याद रखिए आप, है ना, कोल जो शब्द है इसकी उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है। और मुंडारी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हर, होर या कोरो या कोर शब्द से कोल निकल के आया है, जिसका अर्थ है मानव। ठीक है, तो ये तथ्य भी आप साथ में याद रखिए। ठीक है, वही फैक्ट दिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए आप। इनकी जो जनसंख्या है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो लगभग 46 लाख है ये। ठीक है, जनसंख्या कितनी है, तो ये 46, ठीक है, लाख लिखा हुआ है। 11 लाख है, सॉरी, है ना। इनकी जनसंख्या कितनी है, तो 11 लाख है ना। जनसंख्या कितनी है, तो 11 लाख है। ठीक है, कुल जो है, कुल जनजाति जनसंख्या का कितना है, तो हमारा 7.6%, या मोटा मोटा आप याद रख सकते हैं, ठीक है, 8% के लगभग। ठीक है, इनका मूल स्थान कहाँ से है, मूल स्थान का मतलब है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से इनके पूर्वज निकल कर आए हैं, तो बताया जाता है कि रीवा का जो कुराली गांव है वहां से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, तो कुछ जनजातियों के मूल स्थान भी है, उनको भी यहाँ पर अपन देख ले रहे हैं। ठीक है, जनजातियां हैं और उनके कुछ मूल स्थान वगैरह हैं। ठीक है, उत्पत्ति जैसे यहाँ पर बताई गई है। अब जितनी भी मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं उनकी अलग अलग जो जनजातियां हैं उनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो जैसे कोल जनजाति जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, कोल अपनी उत्पत्ति मानते हैं कि हम माता शबरी की संतानें हैं, है ना। तो माता शबरी से ये अपनी क्या बताते हैं, उत्पत्ति बताते हैं। इसके अलावा भील को हम पढ़ चुके हैं, भील अपनी उत्पत्ति भगवान महादेव से बताते हैं। और गौड़ अपनी उत्पत्ति बताते हैं लिंगा देव या कोया पुनेम से। वहीं बात करें कोरकू की, तो कोरकू बताते हैं रावण से अपनी उत्पत्ति। भिलाला जो है महाराणा प्रताप से अपनी उत्पत्ति बताते हैं। भारिया राजा कर्णदेव से अपनी उत्पत्ति बताते हैं। बैगा नागा बैगा से। और कवार जनजाति दुर्योधन से अपनी उत्पत्ति बताती है, या कौरवों से अपनी उत्पत्ति बताते हैं। ठीक है, तो एक तुलनात्मक अध्ययन है, ताकि आप अब जब भी अन्य जनजातियों को पढ़ेंगे तो ये आपके जो तथ्य है वो बार बार क्या है सामने से निकलेंगे, तो याद रहेगा। तो याद रखिए, कोल जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे बताती है, माता सबरी से। ठीक है, भील महादेव से, कोरकू रावण से। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। बैगा जो है नागा बैगा से। कबार जनजाति दुर्योधन से या कौरव से अपनी उत्पत्ति बताते हैं। ठीक है, हम बता रहे थे, आपसे बात कर रहे थे मूल स्थान की, है ना, कि कौन सी जगह से जो है कोल जनजाति निकल कर आई है, कहाँ पर इनके आदि पुरुष रहते थे, तो वो बताया जाता है कुराली गांव रीवा। रीवा के कुराली गांव से क्या है, ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, बात करें भील जनजाति की, है ना, तो भील जनजाति को हमने देखा था कि राजस्थान का जो कुशलगढ़ है ना, राजस्थान के कुशलगढ़ के ढोलका से जो भील जनजाति है वह अपनी उत्पत्ति बताते हैं, है ना, कि हम भील जो है राजस्थान के कुशलगढ़ ढोलका से, ठीक है, निकल कर आए हैं। और वही बात करें भिलाला जनजाति की, तो भिलाला छत्तीसगढ़ से अपनी उत्पत्ति बताते हैं, है ना, कि इनका मूल स्थान जो है वो क्या है, तो वो है छत्तीसगढ़। सहरिया, तो ये भी राजस्थान, ठीक है, सहवाजगढ़ के जंगल कोटा राजस्थान से अपनी उत्पत्ति बताते हैं। भारिया जनजाति बताती है महोबा या बांधवगढ़ से अपनी उत्पत्ति। वहीं कोरकू जनजाति भंवरगढ़ या शावलीगढ़, है ना, बैतूल से अपनी उत्पत्ति बताते हैं। ठीक है, तो ये तथ्य भी आप याद रखिए। ठीक है, साथ में ही तुलना करके याद रखते चलिए। ठीक है, भील तो आपने पढ़ ही लिया था। ठीक है, आज पढ़ लिया है कोल को। ठीक है, तो कोल को भी याद रखिए। ठीक है, भिलाला उसी की उपजाति है, तो इसको भी हमने जान लिया था, है ना। चलिए, ठीक है, और देखिए इनका भौगोलिक विस्तार, तो भौगोलिक विस्तार को भी हम पहले ही बता चुके हैं आपको, कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है हमारा, है ना, मुख्य रूप से जो हमारा बघेलखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, मुख्य रूप से जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या पाया जाता है, संकेंद्रण पाया जाता है ना, जिसमें रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, शहडोल वाला क्षेत्र है ना, पूर्वी मध्य प्रदेश में हमारी जो कोल जनजाति है वह मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, अगला तथ्य। ठीक है, अगली कुछ बातें हैं, देखिए इनकी जो उपजातियां हैं, भील जो कोल जनजाति की उपजातियां हैं, तो मुख्य रूप से क्या है, दो उपजातियों को बताया गया है, रोतिया और रोतेले। इनकी जो मुख्य रूप से दो उपजातियां हैं, तो एक तो याद रखिए आप, रोतिया। ठीक है, दूसरी है रोतेले। इसके अलावा भवतिया कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, भवतिया। ठीक है, भवतिया है, खेवतिया। ठीक है, मवाशी। ठीक है, खेवतिया, मवासी, इस तरह के कुछ नाम है। ठीक है, इनकी जो उपजातियां हैं, ठीक है, उपजातियां, ठीक है, भवतिया। ठीक है, रेवतिया है, याद रखिए आप, रेवतिया भी इनकी एक उपजाति है। ठीक है, रेवतिया। ठीक है, रेवतिया लिखा है ये। ठीक है, इसके अलावा मवाशी।
ठीक है, रौतिया रौतेले तो हैं ही, आपको पता ही है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो 5 उपजातियां हैं उनको याद रखना है आपको। रौतिया, रौतेले, भवतिया, है ना, या भड़तिया भी लिखा मिल सकता है आपको, रेवतिया और मवाशी। तो ये क्या है, कोल जनजाति की प्रमुख जो उपजातियां हैं वो हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए आप एक बार फिर से, रौतिया, रौतेले, भवतिया या भड़तिया, है ना, रेवतिया और मवाशी, ये किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो कोल जनजाति की उपजातियां हैं। अगला, ठीक है, इनकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ बात बताई गई है जो अपन पहले ही हमने आपको परिचय में ही बता दिया था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कोल जो जनजाति है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मानव। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका शाब्दिक अर्थ मानव है ना। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हमने पहले बताया आपको, होर, हर या कोरो शब्द से हुई है, जो मुंडारी भाषा परिवार से जिसका संबंध है ना। कोल जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और ठीक है पुराणों आदि में मिलता है। तो ये भी याद रखिए आप, है ना, रामायण महाभारत में ठीक है कोल जनजाति है। इसके अलावा भील जनजाति है ना, निषाद और शबर, ऐसी 4 जनजातियों का उल्लेख मिलता है। तो यही देख लो आप, ठीक है, रामायण और महाभारत में, है ना, भील जनजाति, एक तो हमारी भील जनजाति, ठीक है, दूसरा कोल जनजाति, कोल जनजाति, अगला निषाद शब्द का उल्लेख मिला है, निषाद, और ठीक है शबर। ठीक है, तो ये सौर जो जनजाति है या शहरीय जनजाति है उसको शबर के नाम से उल्लेखित किया गया है ना। और विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण के अनुसार इनका जो कुल है सोम वंश या चंद्रवंशी राजा गंधार के पुत्र हैं या उनके वंशज हैं। तो याद रखिए आप, जो कोल जनजाति है वह राजा गंधार के कौन है? वंशज हैं। ठीक है, तो यहीं पे याद रख लो आप कि राजा गंधार के वंशज हैं। ये जो कोल जनजाति है वह राजा गंधार की कौन है? वंशज है। और ये राजा गंधार का संबंध किस वंश से है? तो चंद्र वंश से या सोम वंश से है। ठीक है, याद रखिए आप, ठीक है, चंद्र वंश या सोम वंश से। तो हमारी जो कोल जनजाति है, ठीक है, इसका संबंध हो गया हमारे सोम वंश, सोम वंश या चंद्र वंश से। ठीक है, इनके जो राजा हैं, राजा का नाम क्या है? तो राजा गंधार। ठीक है, राजा गांधार के कौन है? ये वंशज कहे जाते हैं। ठीक है, तो प्री में सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जो सोम वंश की वंशज है या जिसका जो उत्पत्ति हुई है वो राजा गंधार से हुई है ना। तो याद रखिए आप, मध्य प्रदेश की कोल जनजाति, है ना। इसके अलावा कुछ और भी कुछ बातें हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसको भी यहीं पर देख ले रहे हैं हम। ठीक है, महाभारत में क्या है, कोल दैत्य की कथा का भी उल्लेख मिला है ना। तो कोल दैत्य का भी संबंध रहा है इस वाले क्षेत्र में, जो बिंद बिंद का जो पूर्वी क्षेत्र है हमारा, ठीक है, बघेलखंड वाले क्षेत्र में कोल दैत्य की कथा का भी वर्णन मिला है। तो इसका संबंध भी कोल जनजाति से है। त्योंथर या रीवा, कोल राजाओं की गढ़ी। ठीक है, तो जो कोल राजा है उनका जो शासन वाला क्षेत्र रहा है उसको क्या कहा जाता था? उसको त्योंथर कहा जाता था, है ना। त्योंथर किसका पुराना नाम है? तो रीवा, रीवा जिले का पुराना नाम है ना। और इसको एक और नाम से जाना जाता था, त्योंथर को तो शेरगढ़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो शेरगढ़, त्योंथर या रीवा, ठीक है, वाले क्षेत्र में जो कोल जनजाति के राजा रहे हैं, है ना, जैसे गंधार, उनके जो वंशज रहे हैं, उनने वहां पे शासन किया है। ठीक है, कुछ बातें और हैं यहाँ पर, तो उनको भी यहाँ पर देख लीजिए। कोल जनजाति से संबंधित कुछ बातें थी यहाँ पर, देखिए। ठीक है, जैसे हमने बताया आपको, कोल जो शब्द है वह मुंडारी भाषा या मुंडा भाषा के हर, होर या कोरो से निकल कर आया है ना, जिसका वहीं से निकल कर आया है। और वो जो है अपभ्रंशित होते होते क्या बन गया? वो कोल बन गया, है ना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है मानव। ठीक है, तो मुंडारी भाषा का शब्द है ना, हर, होर या कोरो, है ना, से कोल निकल के आया है। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मानव। ठीक है, बात करें कोल जनजाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो देखा हमने यहाँ पर कि रामायण और महाभारत में, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की भील जनजाति है ना, भील जनजाति है, कोल जनजाति है, निषाद है और शबर है ना, इन जनजातियों का उल्लेख मिला है। बात करें रामचरितमानस, ठीक है, तो तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उसमें, ठीक है, तुलसीदास जी ने बताया था कि कोल और किरातो जो है ना, जब भगवान राम को लेने के लिए चित्रकूट, अयोध्या वासी इनको लेने के लिए चित्रकूट गए थे, तब कोल और किरातो जनजाति के लोग भी इनके
वापस लेने के लिए इनके उसमें शामिल थे। ठीक है, अयोध्या से मतलब गए थे। तो याद रखिए आप, रामचरितमानस में भी है ना कोल जनजाति का उल्लेख है ना। किरातो भी कौन है तो बताया होगा, इसी क्षेत्र में रहने वाले लोग। वहीं बात करें गार्गी संहिता, अभी जो हम बता रहे थे आपको, जो कोल दैत्य की जो कहानी का वर्णन है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो गार्गी संहिता में देखने को मिलता है। वहीं बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में कोल जनजाति को कोल हटी है ना बताया गया। विंध्य क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोग हैं या जनजाति है ना, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में रहने वाला है, जिसको कोलहटी शब्द का प्रयोग किया गया है। और यही अपभ्रंशित होते होते क्या बन गया, तो ये कोल शब्द बन गया। तो याद रखिए आप, ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया है, कोलहटी का। कोल दैत्य की कथा कहाँ पर मिलती है, तो हमको मिलती है गार्गी संहिता में। रामचरितमानस में ठीक है कोल और किरातो जनजातियों का उल्लेख है। ठीक है, और रामायण में हमने बताई दिया है आपको, ये चार जो वो है जनजातियां हैं, इनके बारे में जानकारी मिल रही है। ठीक है, बात करें इनके क्षेत्र की, तो जैसे गांधार जो राजा की हमने बात बताई थी, वैसे एक कहानी और देखने को मिलती है। ठीक है, पुराणों वगैरह में कि विंध्य क्षेत्र के एक राजा हैं तुर्वश, है ना। तुर्वशु का नाम सुना होगा आपने। तुर्वस राजा हैं, उनकी 7वीं पीढ़ी के जो वंशज हैं उन्हीं को कोल कहा गया है ना। तो कोल कौन है, तो राजा तुर्वस की जो वंशज हैं, उसी वंशजों की क्रम में जो उनकी 7वीं पीढ़ी के जो लोग रहे वही कोल हैं। ठीक है, ये तथ्य भी आप याद रखिए। साथ में एक बात और है, कोल जो शासक, एक कोल शासक का नाम देखने को मिलता है हमको मध्यकाल में या 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 15वीं 16वीं शताब्दी मध्यकाल में एक शासक है मणिनेहा। एक शासक का नाम क्या है, मणिनेहा। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, जब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हो रहा था, तो इनने जो है राणा प्रताप की सहायता की थी, है ना। तो कोल जनजाति के कौन से राजा हैं, ठीक है, जिन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की थी, तो वो है राजा मणिनेहा। और ये त्योंथर वाले क्षेत्र जो अभी हमने बताया था आपको, रीवा वाला क्षेत्र त्योंथर, ठीक है, इस वाले क्षेत्र के कौन है, शासक हैं। ठीक है, तो याद रखिए आप। साथ ही इनका जो शासन क्षेत्र है इसमें लिखा हुआ है त्योंथर है। ठीक है, तो ये कुछ कोल जनजाति से संबंधित कुछ और अन्य तथ्य थे। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद क्या कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, तो अब बात करें इनकी सामाजिक संरचना की, तो इनका जो समाज है वो कैसा है, पितृवंशीय समाज है या पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। एकल और संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। एकल परिवार का मतलब है माता पिता और उनके बच्चे। संयुक्त परिवार का मतलब है कि जहाँ पर 3 से ज़्यादा जो पीढ़ियाँ हैं वो एक साथ निवास करती हैं, माता पिता, ठीक है, चाचा चाची, दादा दादी, है ना, या नाना नानी। तो ऐसी जो व्यवस्था कहलाती है वो संयुक्त परिवार व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, बात करें इनके समाज की, तो कोल जनजाति के समाज या गांव को क्या कहा जाता है, टोला के नाम से जाना जाता है। हमने पढ़ा था जो भील जनजाति का जो घर था, ठीक है, भील जनजाति के घर को हम बोल रहे थे कु, और मोहल्ला 8-10 जब घर मिल जा रहे थे, कु मिल जा रहे थे, तो फाल्या बोला था। और फाल्या के मिलने से जो बन जा रहा था उसको पाल बोला था, है ना। वैसे ही हमने गौड़ जनजाति के घर को क्या बोला था, गांव को बोला था टोला, है ना। तो टोला, इनके समाज को भी या गांव को भी टोला कहा जाता है, याद रखिए आप। अगला है कोल जनजाति की पंचायत, है ना। तो पंचायत को क्या कहा जाता है, गोहिया कहा जाता है, याद रखिए आप। गोहिया शब्द का प्रयोग कोल जनजाति में किस लिए किया जाता है, तो इनकी पंचायत का नाम है ना। इनके जो समाज की जो पंचायत होगी उसको किस नाम से जाना जाएगा, गोहिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पंचायत का इनका जो मुखिया है, तो मुखिया के 2-3 नाम है, याद रखिए आप। मुकद्दम, ठीक है, गोटिया, ठीक है, मुकद्दम है, गोटिया है, और चौधरी, ठीक है, चौधरी भी है, महतो भी है। तो याद रखिए आप, कोल जनजाति की जो पंचायत का मुखिया है। ठीक है, एक तो पढ़ा हमने इनके गांव को क्या बोल रहे थे हम, तो इनके गांव को बोल रहे हैं हम टोला। ठीक है, अगली बात हमने क्या पढ़ी, अगली बात पढ़ी हमने इनकी जो पंचायत है, पंचायत को बोल रहे हैं गोहिया, गोहिया। ठीक है, और पंचायत का जो मुखिया है, ठीक है, मुखिया को क्या बोला जा रहा है, तो मुखिया को मुकद्दम, ठीक है, मुकद्दम। मुकद्दम के अलावा गोटिया, गोटिया, इसके अलावा महतो, एक शब्द मिलेगा आपको महतो, ठीक है, और चौधरी। ये 4 शब्द हैं। ठीक है, तो जैसे गौड़ जनजाति में हमने जाना था मुकद्दम, चौधरी, देशमुख, भोई, माझी, है ना, वैसे ही कोल जनजाति में भी ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, मुकद्दम, गोटिया,
महतो और चौधरी। तो ये क्या है, कोल जनजाति की पंचायत के मुखिया को कहा जाता है। ठीक है, बात करें अगला, अगला जो फैक्ट दिया हुआ है देखिए। ठीक है, मुखिया कौन है, तो गांव का जो प्रशासनिक अधिकारी है या जो सर्वोच्च प्रशासन देखने वाला व्यक्ति है वो कौन है, तो वो मुखिया है ना। मुखिया मतलब, ठीक है, गोटिया जो छोटी टी है इसमें। ठीक है, अन्य नाम क्या है गोटिया के, तो महतो भी है। ठीक है, महतो भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो गोटिया। ठीक है, इसके अलावा महतो और चौधरी। ठीक है, तो याद रखिए आप। अगला है बरुआ। बरुआ कौन है, तो कोल जनजाति का जो धार्मिक प्रमुख है ना। धार्मिक कार्यों को देखने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, तो बरुआ के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें अगले, ओझा, पंडा या भुईहार या देवार। ठीक है, चारों के लिए एक ही शब्द है। ठीक है, भुईहर, देवार, ओझा या पंडा। ठीक है, तो ये कौन सा व्यक्ति है, ये वह व्यक्ति है जिसको जड़ी बूटियों का ज्ञान है। ठीक है, औषधियों का ज्ञान है। ठीक है, तो एक तरह से डॉक्टर है इनका, है ना। तंत्र मंत्र भी जानता है, साथ में जड़ी बूटी का ज्ञान भी रखता है। तो भूईहर या देवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्यूतिहा कौन है, तो जो मांगलिक अवसरों पर, ठीक है, या अन्य अवसरों पर गांव में सूचना देने वाला, है ना, या निमंत्रण देने वाले व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है, न्यूतिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करें स्लाइड में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी थी जो परीक्षा में पूछी जा सकती है या पूछी जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो है इनकी जनजाति का जो समाज का जो या गांव का जो नाम है वो है। ठीक है, वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनकी जो पंचायत है उसका नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, पंचायत के मुखिया का नाम महत्वपूर्ण है ना। और जो धार्मिक व्यक्ति है ना, बरुआ। ठीक है, इसको भी पूछ सकते हैं कि बरुआ का कार्य क्या है, इनमें से कौन सा कथन गलत है बताइए, है ना। इस तरह की चीजें बनाकर दी जा सकती है। ठीक है, अगला है गांव को क्या कहते हैं, तो गांव को कोल्हिन टोला कहते हैं। ठीक है, जो कोल लोग गांव में रहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कोल्हिन टोला के नाम से जाना जाता है। घनी आबादी वाले क्षेत्र को कोल्हान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए नाम में ही छुपा हुआ है कोल, है ना, कोल्हान, है ना। तो ये आप समझ ही जाओगे इसका मतलब क्या है, किस जनजाति से इसका संबंध है। ठीक है, बात करें इनके खान पान की, है ना, तो ये शाकाहार मांसाहार दोनों तरह का इनके में खाना चलता है। ठीक है, कोदाई भाजी क्या है, तो ये सामाजिक दंड की एक प्रथा है ना। जब भी गांव का या समाज का कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर लेगा जो समाज के लिए या कोल जनजाति के गांव के लिए ठीक नहीं है, तो उसको सामाजिक पूरे गांव को क्या है खाना खिलाना पड़ता है, उसको कहा जाता है कोदाई भाजी। ठीक है, तो कोदाई भाजी याद रखिए आप क्या है, सामाजिक दंड की प्रथा है या कोल जनजाति का जो खाना है उसको कहा जाता है कोदाई भाजी। ठीक है, मदाइन क्या है, तो महुए से बनी हुई शराब को क्या है, मदाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोई जब भी कोल जनजाति में कोई भी सामाजिक फंक्शन होगा तो उसमें, ठीक है, मदाइन वगैरह क्या है बनाई जाती है और गांव के लोगों को सर्व की जाती है। ठीक है, बात करें विवाह और वैवाहिक प्रथाओं की। ठीक है, तो एकल और बहु विवाह प्रथा दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, मागर माटी हम पहले देख लिए थे। मंडप लगाने की, जो शादी के समय मंडप लगाने की प्रथा है। सुवारा क्या है, कुंवारी कन्याओं का विवाह है। ठीक है, शुवारा। ठीक है, इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, विवाह याद रखिए आप, मगनी विवाह, राजीवाजी विवाह और विधवा विवाह। ठीक है, तो मगनी विवाह क्या है, ठीक है, जिसमें घर वाले जो हैं लड़के और लड़की के घर वाले, ठीक है, आपस में सहमति से शादी तय कर देते हैं, है ना। तो इसको कहा जाता है मगनी विवाह। ठीक है, राजीवाजी विवाह क्या है, तो ये प्रेम विवाह है जिसमें लड़का लड़की, ठीक है, राजीवाजी मतलब राजी हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। तो एक तरह का प्रेम विवाह है या अपनी पसंद से शादी कर लेना। ठीक है, विधवा विवाह पता ही है आपको। ठीक है, तो ये प्रमुख विवाह विवाह हैं। ठीक है, बात करें कुछ इनके उत्सव या पर्व की। ठीक है, तो नवाखानी क्या है, ठीक है, अब इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो दो पर्व हैं जो कुल जनजाति है हमारे उसके महत्वपूर्ण। एक तो है खिचरहाई। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, खिचरहाई। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जो संक्रांति है, मकर संक्रांति है, उसमें क्या है खिचड़ी वगैरह बनाई जाती है। तो खिचरहाई इनका क्या है, एक एक फेमस फेस्टिवल खिचरहाई है। उसके अलावा नवाखानी है जिसमें नई धान की फसल आने पर, ठीक है, मनाया जाता है इस त्योहार को। तो नवाखानी भी याद रखिए। ठीक है, नवाखानी याद रखिए आप, और दूसरा याद रखिए खिचरहाई। इसके अलावा ये अन्य सामान्य जो हमारे हिंदू समाज में या सनातन समाज में जो चलते हैं त्यौहार वही हैं। हरियाली अमावस्या है सावन के महीने में, नागपंचमी है ना, जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, तो ये पता ही होगा आपको। ठीक है, इनके द्वारा कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, तो एक तो मुंडारी बोली है, ठीक है, जो पुराने ठीक है इनके द्वारा चली आ रही है परंपरागत। इसके अलावा कोली बोली है ना, कोली है, और बघेलखंड वाले क्षेत्र में रहते हैं तो बघेलखंडी भाषा, है ना, या बघेली बोली क्या है बोली जाती है। ठीक है, अगला है इनके नृत्य।
तो कोल जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो है दहका, है ना, कुलाई दहका। इसके दो तीन नाम है, देखिए, इसको दहका, कुलहन दहका, है ना, कोल दहकी, और ठीक है कोल्हाई नाच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दहका दहका आपको सभी में मिल जाएगा। तो ये कोल जनजाति का सबसे प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो वो है हमारा, ठीक है, दहका नृत्य। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो कोयला क्या है, दहकता है ना, तो दहकने से याद रख लीजिए आप। ठीक है, और इसके अलावा जो बघेलखंड क्षेत्र में जितने भी नृत्य होते हैं, ठीक है, तो जैसे कहरा नृत्य है, ठीक है, कहरा है, सुआ नृत्य है, ठीक है, तो वो और सभी नृत्य जो बघेलखंड क्षेत्र में होंगे वो भी इस जनजाति के द्वारा क्या है किए जाएंगे। ठीक है, अगला है इनके प्रमुख गीत। ठीक है, तो इनके प्रमुख गीतों की बात करें तो सोहर गीत। ठीक है, अब ये जो गीत आपको दिखाई दे रहे हैं ये बघेलखंड क्षेत्र वाले प्रमुख गीत हैं। बघेलखंड और बुंदेलखंड में जो गीत होते हैं वही गीत हैं। जैसे शोहर, तो शोहर क्या है, बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, दादर, दादर गीत तो ये विवाह के समय गाया जाने वाला गीत है। फाग गीत तो ये होली के समय गाए जाने वाले गीत है। भगते, ठीक है, तो भगते क्या है, देवी के गीत हैं जो चैत्र और कुमार की नवरात्रि के समय गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब पता है आपको। चलिए, अगला है धार्मिक जीवन। ठीक है, तो कोल जनजाति जो है बहुदेववादी है। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियां हैं, मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियां हैं सभी ज्यादातर, है ना, बहुदेववादी हैं। बहुदेववादी हैं कि उसका मतलब है एक से अधिक जो भगवान है, देवता है, उनमें क्या है विश्वास रखती हैं। धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताओं में अटूट आस्था एवं विश्वास रखते हैं। संकट के समय गुनिया, वरुआ या पंडा की शरण ली जाती है। तो यही जो पंडा या गुनिया है वही तंत्र मंत्र जानता है ना, और जड़ी बूटी का ज्ञान भी रखता है, तो उसकी शरण में जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, इनके जो सबसे प्रमुख देवता है वो कौन है, तो वो है बड़का देव। ठीक है, तो बड़का देव कौन है, तो भगवान महादेव को ही ये जनजाति जो है बड़का देव के नाम से जानती है। ठीक है, हमने आपको बताया था, है ना, सभी जनजातियों में जैसे भील जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो है राजा पंथा। ठीक है, राजपंथा या राजा पंथा। ठीक है, जो गौड़ जनजाति है इसके प्रमुख देवता कौन है, तो वो है हमारे बूढ़ा, बड़ा देव, बड़ा देव। बात करें कोल जनजाति की, ठीक है, तो बड़का देव या महादेव, बड़का देव। ठीक है, बड़का का मतलब भी बड़ा होता है, बड़का देव या महादेव। ठीक है, बात करें बैगा जनजाति की, तो बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव। ठीक है, बात करें हम हमारी कोरकू जनजाति, तो कोरकू के हैं मेघनाथ। ठीक है, इस तरह के कुछ नाम है, तो इनको भी आप साथ में ही याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे हम जनजातियां पढ़ते जाएंगे तो उनको वहीं पे तुलनात्मक रूप से, ठीक है, याद करते जाएंगे। भील जनजाति के कौन है, राजा पंथा। गौड़ के बड़ा देव। ठीक है, कोल के बड़का देव, है ना, दोनों ही महादेव है, या इन्हीं को कहा गया था, लिंगा पुनिम भी कहा था, है ना। और बैगा, ठीक है, लिंगा पुनिम किसको कहा था, तो बड़ा देव को कहा था गौड़ जनजाति के। कोल के बड़का देव, बैगा के बूढ़ा देव, है ना, ये कहाँ रहते हैं, तो शाल के वृक्ष में रहते हैं, शाल वृक्ष। कोरकू जनजाति के मेघनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए जो अगला तथ्य दिया है ठाकुर देव। तो ठाकुर देव कौन है, कोल जनजाति के ग्राम देवता है। ठीक है, ठाकुर देव जहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे तो सभी जनजातियों में ज़्यादातर जो गांव के देवता हैं उनको ठाकुर देव के नाम से जाना जाता है। घासी घमसान कौन है, तो कोलों के पूर्वज या पूर्वज जो देवता है उनको क्या किस नाम से जाना जाता है, घासी घमसान, या केवल घमसान भी लिखा रहता है। सन्यासी देव, गांव के बाहर इनका चबूतरा रहता है। वन सती देवी, ये वनस्पति की देवी हैं। ठीक है, तो वनस्पति की देवी को क्या है, वन सती देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा शारदा माई और अहिर बाबा। ठीक है, तो शारदा माई तो आपको पता ही होगा, जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है हमारा मैहर। ठीक है, मैहर की शारदा माता, है ना, तो ये तो उस क्षेत्र की या पूरे मध्य प्रदेश की या पूरे भारत की क्या है, ठीक है, विशेष देवी है ना, तो इनका नाम तो आप जरूर याद रखिए। ठीक है, अगला, ठीक है, ये आखिरी स्लाइड है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो कोल जनजाति है वो कंप्लीट हो जाती है। कोल जनजाति के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण, ठीक है, इसका गठन किया गया था 6 जून 2011 को। ठीक है, तो इसमें आप याद रख लेना, जून 2011 तो कम से कम याद रख लेना। गौड़ जो हमारी कोल जनजाति है उसके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए, है ना, एक विकास अभिकरण या एजेंसी की स्थापना की गई थी
कब की गई थी? तो 6 जून 2011 को। उद्देश्य क्या है? तो कोल जनजाति का आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास करना। तो यहाँ पर जो हमारी कोल जनजाति है और कोल जनजाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कंप्लीट होती हैं। अगले वीडियो में हम, अगले लेक्चर में, ठीक है, यहाँ पर हम बैगा जनजाति को देखने वाले हैं। तो इस संभवी आईएएस परिवार से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और एमपीपीएससी प्री 2026 के संपूर्ण सिलेबस को कवर करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।